अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाज़िर हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हमारी कोशिश होती है कि आपको डेली जो है वो न्यूज़ पहुँचाई जाएँ, और बहुत शुक्रिया उन सब लोगों का जो हमारी वीडियोज़ देखते हैं, उसे लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, और उन लोगों का भी शुक्रिया जो हमारी वीडियोज़ की बुराई करते हैं, क्योंकि उससे भी हमें मज़ीद सीखने की और अपने आप को इम्प्रूव करने की एक जैसे कहना चाहिए मौका लगता है। ख़ैर, बहरहाल हम चलते हैं और आज की न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं, और सबसे पहले हम आपको ज़ाहिर पाकिस्तान से शुरू करेंगे। वैसे तो ख़ैर हमें इंडिया से शुरू करना चाहिए था, क्योंकि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो अमेरिका पहुँच चुके हैं, उनकी एक्टिविटीज़ भी शुरू हो चुकी हैं। उस पे भी हम उनके विजिट के ऊपर भी मोदी जी के मुसलसल नज़र बना के रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। डिफरेंट इंडियन पैनलिस्ट हमारे साथ आते रहेंगे और वो आपको बताते रहेंगे कि क्या-क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं। वैसे तो ख़ैर आज मेरा ख़्याल है कि बल्कि 2-3 दिन तक तो मोदी जी जो हैं वो हर तरफ छाए रहेंगे, चाहे वो यूट्यूब चैनल्स हों या फिर इंडियन मीडिया हो। क्योंकि ज़ाहिर है बहुत इम्पोर्टेंट जो विज़िट है उनका वो इस वक़्त स्टार्ट हो चुका है, और जो बाइडेन के साथ भी, यानी कि प्रेज़िडेंट जो बाइडेन के साथ भी यकीनन उनकी जो मुलाकात है और जो मीटिंग्स होंगी, उसको भी हम हाइलाइट करते रहेंगे। लेकिन सबसे पहले हम चलते हैं पाकिस्तान की तरफ, और क्योंकि इंडियन मीडिया और सब लोग ऑलरेडी मोदी जी को तो कवर कर ही रहे हैं, तो हम शुरू अपनी ही कंट्री से करते हैं। यहाँ की भी कुछ न्यूज़ हम आपको दे देते हैं। सबसे पहले जी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की बात करेंगे। शहबाज शरीफ साहब जी आज रवाना हो गए हैं पेरिस। जी हाँ, नहीं जी नहीं, वो वहाँ पे घूमने फिरने नहीं गए, वैसे तो घूम फिर भी लेंगे, लेकिन फिर भी पेरिस के लिए रवाना हुए हैं, और वहाँ पर जी वो अटेंड करेंगे, यानी कि शहबाज शरीफ साहब ने जो मीटिंग अटेंड करनी है वो जी है फाइनेंसिंग पैक्ट समिट। जी हाँ, ये शहबाज शरीफ साहब ने अटेंड करनी है, और वहाँ पर जो है वो फाइनेंशियल चैलेंजेस पे बात करेंगे, इन्वायरमेंट पे बात करेंगे, एनर्जी पे बात करेंगे, और क्लाइमेट चेंज के ऊपर भी शहबाज शरीफ साहब बात करेंगे। और देखते हैं कि हमारे कंट्री में तो हर तकरीबन फाइनेंस से लेकर और क्लाइमेट चेंज तक हर तरह के ही इश्यूज हैं, हर तरह के ही चैलेंजेस हैं। तो उसके ऊपर शहबाज शरीफ साहब क्या बात करते हैं, और वहाँ से जो दूसरे लोग बात करेंगे, वो यकीनन पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि उनको सुना जाए और उस चीज़ को फॉलो भी किया जाए। हम बात कर रहे थे मोदी जी की, तो मोदी जी की बात करें तो फिर हमारे मिनिस्टर्स कैसे पीछे रह सकते हैं। जी हाँ, ख्वाजा आसिफ साहब की तरफ से स्टेटमेंट आया है, जो कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं आजकल। उनका कहना ये है कि जी हमें जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी के विजिट पे कोई एतराज़ नहीं है, और हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जी हाँ, एतराज़ आप कैसे कर सकते हैं? एतराज़ करने वाले हम हैं कौन, और हम एतराज़ कैसे कर सकते हैं? लेकिन ये ज़रूर है कि हर किसी का फ़ोकस ये है कि जब कल, यानी जो है जब नरेंद्र मोदी जी एड्रेस करेंगे वहाँ पे पार्लियामेंट में, और वहाँ की जो कांग्रेस है वहाँ पर उनको जो दावत दी गई है एड्रेस करने की, तो वो क्या बात करेंगे, किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा। इंडियन पैनलिस्ट भी जो है वो ब्लैंक है, वो कह रहे हैं जी कोई अभी तक जो है वो गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से बताया नहीं गया है कि क्या बात हो रही है या क्या बात करेंगे मोदी जी। लेकिन ये जरूर है कि अगर यही चीज पाकिस्तान की तरफ से होती, और अगर पाकिस्तान के किसी प्राइम मिनिस्टर को इस तरह से दावत दी गई होती, तो यकीनन वो क्या बात करेंगे सबको पता होता है। इसकी वजह ये है कि हमें सिवाय कश्मीर कश्मीर करने के कुछ और करना नहीं होता। चाहे हम किसी भी जगह किसी भी मीटिंग में जाएं, कुछ उधर कोई भी बात हो रही हो, हमने कश्मीर कश्मीर करना होता है, और हम वही करके आए होते। इसलिए मेरा ख्याल है कि ये चीज़ जो है वो कम से कम इंडियन प्राइम मिनिस्टर की जो बात होगी, जो एड्रेस होगा, उसके बारे में अभी तक लोगों को कुछ मालूम नहीं है ठीक से कि वो क्या एड्रेस करने जा रहे हैं। लेकिन वही बात है कि अगर यही चीज़ पाकिस्तान के साथ होती, तो शायद सिवाय कश्मीर के हम कोई बात ना करते। हालाँकि बहुत से इश्यूज़ हैं जिस पे बात की जा सकती है और बात करनी भी चाहिए। मगर अनफॉर्च्यूनेटली हमारे जो मिनिस्टर्स होते हैं वो जब भी कहीं जाते हैं वो सिवाय कश्मीर के कोई दूसरी बात नहीं करते। बात हम करेंगे जी असद उमर साहब की। असद उमर साहब का कहना ये है कि पीटीआई का जो हाल हुआ है वो उसके चेयरमैन यानी कि इमरान खान साहब की गलत पॉलिसीज की वजह से हुआ है, और इसके ऊपर असद उमर साहब को
दे टका के पीटीआई वाले लगे हुए, और उनका कहना ये है कि असद उमर साहब को हरगिज ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी और ये उन्होंने बड़ा ही गलत किया है। लेकिन बहरहाल असद उमर साहब ने जो है वो इतराज कर दिया है। असद उमर साहब ने जो है वो एक तरह से इमरान खान साहब को कटहरे में ला दिया है कि जी खान साहब की जो पॉलिसीज हैं या पॉलिसीज थी वो कुछ ठीक नहीं थी। बात हम करेंगे गुलाम सरवर खान साहब की, जो कि पीटीआई के मेंबर हैं और उससे पहले जी पार्लियामेंट में भी रह चुके हैं। गुलाम सरवर खान साहब को इस्लामाबाद से अरेस्ट कर लिया गया है और उनके ऊपर भी वही इल्ज़ाम है कि जी 9 और 10 मई को जो कुछ हुआ उसके पीछे इनका हाथ था या उसमें ये शामिल थे। इसके ऊपर जी इनको जो है अरेस्ट कर लिया गया है। मगर अब देखते हैं कि कब इनको जो है वो रिहाई मिलती है, या ये भी आके कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और कहेंगे जी मेरा तो पीटीआई से कोई लेना देना ही नहीं, मैं तो सियासत से भी अलग हो रहा हूँ। लेकिन ये सिर्फ 2 वीक्स के लिए सियासत से अलग हो रहे हैं जिन लोगों ने अनाउंस किया है, उसके बाद हम देखते हैं कि किसी ना किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। बात करेंगे फैसल वावडा की। जी हाँ, फैसल वावडा साहब जो हैं उनका कहना ये है कि उनका भी यही कहना है कि इमरान खान साहब का टाइम फिलहाल के लिए जो है वो बड़ा ख़राब चल रहा है। जो हालात हैं इस साल के आखिर तक 9 मई के मास्टरमाइंड इमरान खान का साथ छोड़ देंगे। ये कहना है फैसल वावडा साहब का कि जो हालात चल रहे हैं उस हालात के चलते जो है इस साल के आखिर तक, यानी जो साल अभी चल रहा है उसके आखिर तक 9 मई के मास्टरमाइंड, यानी कि 9 मई को जो कुछ हुआ जीएचक्यू में और दूसरी जगहों पे पाकिस्तान में आपने देखा है कि क्या हंगामा था, तो उसके मास्टरमाइंड इमरान खान का साथ छोड़ देंगे। इमरान खान के लिए बहुत देर हो चुकी है और चाबी जो है वो कुएं में फेंक दी गई है। ये कहना है जी फैसल वावडा का, जो कि टॉक शो में एक बार फौजी बूट लेके भी पहुंच गए थे और जो कि खुद भी एक एस्टेब्लिशमेंट के ही करता धरता है या एस्टेब्लिशमेंट के ही एक मोहरे के तौर पे काम करते हैं। और बहुत से लोगों का यही कहना है कि इनको भी एस्टेब्लिशमेंट ही लाई थी, जैसे इमरान खान को, या बाकी वैसे तो हर एक कोई एस्टेब्लिशमेंट लाई होती है। लेकिन बहरहाल फैसल वावडा साहब के बारे में भी यही कुछ कहा जाता है। लेकिन अब इसके बाद फैसल वावडा साहब क्या कहते हैं, उनके बहरहाल उनकी एक के बाद एक स्टेटमेंट जो है वो आती जा रही हैं। बात हम करेंगे मौलाना फजलुर रहमान की। मौलाना फजलुर रहमान के साथी जो है, यानी कि दूसरे मौलाना उनके साथ जो आपको नजर आ रहे हैं, मौलाना गफूर हैदरी, जी हाँ यही नाम है उनका मेरे ख्याल से, मौलाना गफूर हैदरी साहब। उनका कहना ये है कि जी जो सी पैक है, चाइना का जो सी पैक है, चाइना जो सी पैक बना रहा है या उस पर काम चल रहा है, उसका आइडिया चाइना को मौलाना फजलुर रहमान ने दिया था। जी हाँ, ये बात कही गई है और हैरत की बात ये है कि अभी तक चाइना की तरफ से कुछ कहा नहीं गया, वरना चाइना वालों को तो एकदम से नाराज होना चाहिए था कि ये मौलाना साहब जो हैं वो इस किस्म की बात कैसे कह रहे हैं। और बहरहाल मौलाना फजलुर रहमान की अकल तो आप सब जानते ही, तो हो सकता है कि चाइना जो है वो सी पैक बनाने में इंटरेस्टेड ही ना हो, उसके दिमाग में दूर दूर ऐसा कोई भी आइडिया ना हो और मौलाना फजलुर रहमान ने ही चाइना को ये आइडिया दिया हो। अब इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं, ये तो बहरहाल मौलाना साहब के लोग ही बता सकते हैं। लेकिन खैर हम यहाँ से चलते हैं और आपको दिखाते हैं एक वीडियो। ये थे जी इमरान खान साहब जो काफी घबराए हुए नजर आ रहे थे, लेकिन इनसे बात क्या हो रही थी वो भी आपकी अहलिया के खिलाफ एक कैंपेन शुरू हो गई है। फिरदौस आशिक अवान भी मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के ऊपर उनके खिलाफ इल्जामात लगा रही हैं। अलीम खान ने भी एक इंटरव्यू दिया है, क्या कहेंगे? इतने संगीन नोयत के इल्जामात लगा रहे हैं, आपके करीबी साथी थे। अलीम खान ने तो आपका व्हाट्सएप जो पैगाम है वो भी टीवी पर पढ़ के सुना दिया। कितना इंसान गिर सकता है, मैं हमेशा हैरत होती है लोग कितना नीचे गिर सकते हैं। जी, ये थे इमरान खान साहब जिनके साथियों के बारे में बताया जा रहा था कि जो पहले उनके साथी रह चुके अलीम खान साहब वगैरह। अब तो खैर बहुत टाइम हुआ कि अलीम खान हो चाहे जहांगीर तरीन खान साहब हो, उन्होंने इमरान खान का साथ छोड़ दिया है। और अब ये कहा जा रहा है कि जी इमरान खान की बेगम बुशरा बीबी ने जो मैसेजेस किए हैं उन लोगों को, उनको उन्होंने टीवी टॉक शो में पढ़कर भी सुना दिया। उसमें इमरान खान साहब का कहना था कि लोग कितने गिर सकते हैं, हैरत होती है। लेकिन खान साहब जब आपकी गवर्नमेंट थी उस वक्त आपकी गवर्नमेंट में जो कुछ हो रहा था, जो कुछ गिरी हुई हरकतें हो रही थी, उसके ऊपर तो आप
कोई बात नहीं कर रहे थे और बिल्कुल खामोश थे। अगर आपने उस वक्त आवाज उठाई होती और दूसरों का साथ दिया होता गलत चीज में, लोगों को आपने जेल में ना डाला होता, तो शायद आपके साथ ऐसा ना होता। लेकिन खैर, फिर भी इमरान खान साहब की इस तरह की जो वीडियोस या फुटेजेस आ रही हैं वो देखकर हमें अब अफसोस होता है खान साहब की हालत पे। लेकिन खान साहब को ये बात मान लेनी चाहिए कि जी उनके लाने वाले जो थे, यानी जो एस्टेब्लिशमेंट उनको लाई थी, फिलहाल उनको दोबारा लाने में इंटरेस्टेड नहीं है। तो कुछ थोड़ा सब्र कीजिए, हो सकता है कुछ टाइम के बाद आपकी बारी दोबारा आ जाए। बात हम करेंगे, लेकिन उससे पहले एक वीडियो। अस्सलाम वालेकुम सर, मियां साहब से मुलाकात के लिए आ रहे हैं। जी। सर, इलेक्शन पे डिस्कशन होगी। जी, ये थे शाहिद खाकान अब्बासी साहब, जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। और शाहिद खाकान अब्बासी साहब लंदन पहुंचे हैं। मियां नवाज शरीफ, जो कि पहले प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान से पहले, जब उनको हटाया गया था, उसके कुछ अरसे के बाद मियां नवाज शरीफ जो हैं वो चले गए थे लंदन, और तब से वो वहीं पर हैं। और शाहिद खाकान अब्बासी साहब लंदन पहुंचे हैं नवाज शरीफ साहब से मुलाकात करने। शाहिद खाकान अब्बासी साहब का भी शुमार उन लोगों में किया जाता है जो काफी हद तक नाराज हैं पीएमएलएन से और उसकी पॉलिसी से। और उनका यही कहना है कि जी इस तरह से कई चीजों में जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, कई चीजें जो पीएमएलएन की गवर्नमेंट लेकर आगे बढ़ रही है, उसके ऊपर जो है एतराज किए हैं उन्होंने। और उनका कहना यही है कि जी ये सब कुछ ठीक नहीं हो रहा। उनके साथ साथ मिफ्ता इस्माइल साहब भी हमें इसी किस्म की बातें करते हुए दिखाई देते हैं। तो आप देखते हैं कि नवाज शरीफ साहब के साथ मुलाकात के बाद कौन सी नई बात लेकर जो है शाहिद खाकान अब्बासी साहब आते हैं। बात हम करेंगे मुसद्दिक मलिक साहब की। मुसद्दिक मलिक साहब जो है वो पेट्रोलियम के मिनिस्टर हैं आजकल। और उनका कहना ये है कि अब हम इस्तेमाल करेंगे प्लान बी। जी हाँ, उनका ये कहना है कि आईएमएफ क्योंकि हमें लोन नहीं दे रहा है, मांग मांग के हम थक गए। जरा सी भी शर्म होती, 4 आने की भी शर्म होती ना, उनमें 2 टके की भी शर्म होती, तो शायद वो अभी तक हमें पैसे दे गए होते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। तो अब जी मुसद्दिक मलिक साहब का कहना ये है कि जी अब हम चले जाएंगे प्लान बी। और प्लान बी ये है कि जी जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं पाकिस्तान के साथ, अब खुदा जाने कौन फ्रेंडली कंट्रीज है, मुझे तो सिवाय चाइना के कोई दिखाई ही कोई नहीं दे रहा है। लेकिन बहरहाल मुसद्दिक मलिक साहब कह रहे हैं और वो मिनिस्टर है, तो उनकी बात को तो हमें मानना ही होगा। तो यकीनन कोई ना कोई फ्रेंडली कंट्रीज ऐसी होंगी जो पाकिस्तान के साथ अभी भी फ्रेंडली होंगी। वरना तो कहते हैं कि जी उधार मोहब्बत की कैंची है और उधार दोस्ती की कैंची है, पता नहीं किस किस की कैंची है, लेकिन वो बहरहाल वो हम सब पे चला चुके हैं। बस एक भारत रह गया, लेकिन भारत असल में हमारे साथ फ्रेंडली कंट्री है ही कोई नहीं, वो तो हमारे दुश्मन है। लेकिन फिर भी दुश्मनी निकालने का ये भी एक अच्छा तरीका था कि हम उनसे पैसे मांग लेते। और मोदी जी के पास वैसे इतने पैसे आजकल रखने की जगह नहीं मिल रही उनको, तो वो हमें दे देते कुछ टाइम के लिए। लेकिन खैर वो तो हम नहीं जा रहे उनकी तरफ, लेकिन हो सकता है चले भी जाए कभी। क्योंकि मैंने इतनी बार कहा है, इतनी बार मैं बार बार अपने शोज में और वीडियोज में बात करती रहती हूँ, हो सकता है किसी के दिमाग में या किसी के भेजे में मेरी बात चली जाए। लेकिन खैर इस वक्त हम भारत की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे पाकिस्तान की। हम बात कर रहे थे मुसद्दिक मलिक साहब की। तो मुसद्दिक मलिक साहब का कहना यह है कि जी फ्रेंडली कंट्रीज जो हैं वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेंगी और वो पाकिस्तान में अपना पैसा लाके लगाएंगी, और जिसकी वजह से हम खुशहाल हो जाएंगे और हमें जो है आईएमएफ की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमने आईएमएफ का पीछा छोड़ दिया है और आईएमएफ को छोड़कर हम फ्रेंडली कंट्रीज की तरफ बढ़ चुके हैं, जो कि जी प्लान बी है बकौल मुसद्दिक मलिक साहब के। यानी कि अब हम प्लान बी की तरफ गए हैं। वो ए तो हमारा फेल हो ही गया है, अब देखते हैं बी कितना चलता है, उसके बाद कोई सी और डी प्लान भी हो सकता है मुसद्दिक मलिक साहब के पास हो। इसलिए कि फ्रेंडली कंट्रीज के नाम उन्होंने नहीं बताए। उन्होंने ये नहीं बताया कि कौन सी ऐसी फ्रेंडली कंट्रीज हैं जो पाकिस्तान में आकर इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं, जो इस बात के लिए तैयार हैं कि उनका पैसा यहाँ पर लगा दिया जाए। और यकीनन अगर फ्रेंडली कंट्रीज ऐसा कह रही हैं तो कुछ को नाम रखा होगा ना उनके माँ बाप ने उनका, मतलब कोई तो नाम होता है ना हर एक का, तो कंट्री का भी नाम होता है। इसी तरीके से कोई तो नाम होगा ना। तो मुसद्दिक मलिक साहब नाम तो बता दीजिए वो कौन सी कंट्रीज हैं जो पाकिस्तान में आके इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि हमने उनके लिए जो है मिठाइयाँ मंगानी है, हमने उनको हार फूल पहनाने, हमें उनका शुक्रिया अदा करना है कि जी आप जो है वो हमारी कंट्री में आ रहे हैं।
اور آپ ہماری کنٹری میں آ کے انویسٹمنٹ کرنے کو تیار ہیں, جس کی وجہ سے ہم نے IMF کو ٹھڈا مار کے سائڈ میں کر دیا ہے. لیکن بہرحال کنٹری کے نام نہیں بتائی, یقیناً کوئی سیکرٹ بات ہوگی, ورنہ تو آپ کو پتہ ہی ہے ہمارے منسٹر تو سارا دن ٹی وی پہ بیٹھے رہتے ہیں. بلکہ رانا ثناء اللہ صاحب تو جو صبح سے ٹی وی چینلز پہ بیٹھتے ہیں تو رات تک جو ہے رانا ثناء اللہ صاحب ٹی وی سے نہیں ہٹے ہوتے, یا تو وہ پریس کانفرنس کر رہے ہوتے ہیں, پریس کانفرنس سے ہٹتے ہیں تو کسی نہ کسی جو ٹی وی چینل ہے اس کے ساتھ فون پہ بات کر رہے ہوتے ہیں, فون پہ بات کر کے ہٹتے ہیں تو بس ڈنر کرنے کے بعد وہ رات کو جو ہے وہ جیو ٹی وی پہ بیٹھ جاتے ہیں, اور جیو ٹی وی والوں کے ساتھ وہ باتیں کرتے رہتے ہیں گھنٹے, وہ ان کو بتاتے رہتے ہیں میں یہ کر رہا ہوں, وہ کر رہا ہوں, وہ کر رہا ہوں. لیکن یہ وہ جو کر رہے ہیں وہ کرتے کس ٹائم میں, یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا. کہ اگر آپ سارا دن ہمارے منسٹرز جو ہیں وہ ٹی وی چینل پہ بیٹھے رہتے ہیں تو پتہ نہیں یہ کام کس وقت کرتے ہیں. کیونکہ میں نے تو نہیں دیکھا کسی بھی کنٹری کے, چاہے وہ بھارت ہو, چاہے وہ بنگلہ دیش ہو, چاہے وہ کوئی دنیا کی کنٹری ہو, کہ ان کے منسٹرز جو ہیں وہ سارا دن ٹی وی پہ بیٹھے رہتے ہیں اور رات کو ٹاک شوز میں آ جاتے ہوں, اور اس کے بعد بیٹھ کے ایک دوسرے کو کچھ بھی کہہ رہے ہیں. لیکن یہ لوگ کام کس وقت کرتے ہیں, یہ اگر یہ لوگ مجھے بتا دیں تو میری زندگی بڑی آسان ہو جائے گی, کیونکہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر یہ کام کس وقت کرتے ہیں. سارا دن تو بیٹھ کے ٹی وی پہ باتیں کرتے رہتے ہیں, یا پھر ٹاک شوز کرتے رہتے ہیں, یا کچھ نہ کچھ نہیں ملتا تو فون پہ بات کر لیتے ہیں, ہر جگہ سے بات کر لیتے ہیں, گھر سے بھی بات کر لیتے ہیں, آفس سے بھی بات کر لیتے ہیں, گاڑی میں بیٹھ کے بھی بات گاڑی چل رہی ہے اور جی یہ ٹی وی پہ لگے ہوئے. تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں اور آخر یہ چاہتے کیا ہیں. بہرحال میرا خیال ہے کہ اگر تھوڑی سی فرصت مل جائے ان کو میڈیا سے اور ٹی وی چینلز پہ آنے سے, تو تھوڑا سا کنٹری کے لیے بھی کچھ کام کر لیں تو بہتر ہوگا. بہرحال ہم جی بات کریں گے آرمی چیف کی. جی ہاں, پاکستان کے آرمی چیف یعنی کہ جنرل عاصم سلیم, ایک منٹ, ہاں عاصم سلیم باجوہ, پتہ نہیں مجھے یہ عاصم سلیم باجوہ کیوں اتنا زیادہ جو ہے وہ یاد رہ جاتے ہیں, جبکہ نہیں وہ آرمی چیف تو نہیں ہے نا. ایک منٹ. جی تو میں بات کر رہی تھی آرمی چیف کی, عاصم سلیم باجوہ نہیں, سوری ایک تو پتہ نہیں عاصم سلیم باجوہ میں کیا مجھے یاد ہو گئے بیچارے کے اوپر. میں نے اتنے شوز کیے کہ میں تو کہتی ہوں کہ اگر ذرا سی بھی شرم ہوتی نا تو وہ اپنے ایک دو پیزا فرنچائز میرے نام کر کے میرا منہ بند کروا چکے ہوتے کہ بس کر دو بیوی, میرے بارے میں شو مت کیا کرو. لیکن لگتا ہے کہ یا تو ان کو کوئی اثر نہیں ہو رہا یا پھر وہ شو ہی نہیں دیکھ رہے. لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے شو نہ دیکھتے ہوں؟ میرے شو تو سبھی دیکھتے ہیں, اور خاص طور پہ ہمارے بھائی لوگ تو بڑی آنکھیں پھڑ پھڑ کے دیکھتے ہیں. تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ انہوں نے میرے شوز نہیں دیکھے, لیکن دیکھے ہی ہوں گے, لیکن پتہ نہیں ابھی تک پیزا فرنچائز میرے نام نہیں کیا. میں کہتی ایک بھی کرتے ہیں امریکہ کا پیزا فرنچائز تو بس ٹھیک ہے سر, پھر میں آپ کے جو ہے نا گن گانے لگوں گی, لیکن کوئی اثر نہیں ہو رہا. خیر چھوڑیے, سائڈ پہ کرتے ہیں, کھڈے لائن لگاتے ہیں ان کو, ویسے بھی وہ کھڈے لائن لگ چکے. لیکن بات ہم کر رہے تھے جی جنرل عاصم منیر کی, ایک دونوں کے نام کا فرسٹ نیم ایک جیسا نا, اس لیے میں گڑبڑ کر گئی تھی, سوری. جی ہاں, تو جنرل عاصم منیر کی بات کر رہے تھے ہم. تو جی ابھی جو ہے وہ ایک میٹنگ کی گئی گورنمنٹ کے ساتھ, جس میں جنرل صاحب بھی موجود تھے, یعنی کہ ہمارے آرمی چیف بھی موجود تھے, اور آرمی چیف نے ہر طرح سے جو ہے وہ گورنمنٹ کو اس بات کے لیے جو ہے وہ گارنٹی دی ہے کہ جی آرمی فوج ایجنسیز جو ہیں وہ اکانومی کو صحیح کرنے کے لیے, اکانومی کے ریوائول کے لیے جو ہے وہ گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے رہیں گے. بالکل بس خبر اتنی ہی تھی, اب اس سے زیادہ میں کیا کہوں, آپ لوگ خود سمجھدار ہیں, بس سوچئے کہ میں نے کیا کہا ہے. تو بہرحال اچھی بات ہے جی اگر سب لوگ ساتھ کھڑے ہیں گورنمنٹ کے, لیکن گورنمنٹ کتنے دن کی مہمان ہے یہ کسی نے نہیں بتایا. گورنمنٹ جی جانے والی ہے, اور گورنمنٹ کے جو ہے وہ ٹینیور ختم ہونے والا ہے, اور اس کے بعد آ جائیں گے جی کیئر ٹیکر گورنمنٹ. تو اس لیے اس طرح کے وعدے جو ہے نا وہ 2 مہینے کے لیے کر لینے چاہیے, اچھا رہتا ہے, ذرا امپریشن اچھا پڑتا ہے نا دنیا کے اوپر. لوگ کہتے ہیں دیکھو سب ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں. یہ اور بات ہے کہ وہ جو ساتھ مل کے کام کرنے والے ان میں سے ایک گروپ یعنی کہ گورنمنٹ کا ایسا ہے کہ وہ کچھ ہی دنوں کے مہمان ہیں, اور اس کے بعد وہ چلے جائیں گے, ٹاٹا بائی بائی ہو جائیں گے. لیکن بہرحال اکانومی پہ کام کریں گے, کون کرے گا اور کیسے کرے گا یہ ابھی تک کسی نے کچھ خاص طریقہ نہیں بتایا. بس یہ کہتے ہیں جی ہم اکانومی پہ کام کریں گے, مگر کیسے, مطلب کیا پلان ہے آپ کے پاس, یا آپ کے پاس بھی وہی مصدق ملک صاحب کی طرح کوئی پلان بھی ہے جس کے اوپر آپ نے کام کرنے کا سوچا, یا سچ مچ آپ کے پاس پلان ہے, یا پھر یہ صاحب کو دیکھیے یہ کیا. ایریزونا, کیلیفورنیا, لاس اینجلس, فرانسسکو, ویسٹ ہالی ووڈ, سان جوس, سانٹا مونیکا, کولوریڈو, ڈینور, کولمبیا, فلوریڈا, میامی, جارجیا, اٹلانٹا, انڈیانا, مشیگن, نیو جرسی, میسوری, نیو یارک, اٹلانٹک سٹی, اوہیو, کولمبس, پینسلوینیا, فلاڈیلفیا, ساؤتھ کیرولینا, ٹیکساس, ڈیلس,
ایریزونا، ورجینا، واشنگٹن ڈی سی، منیسوٹا، اوریگن، پورٹلینڈ، وسکونسن، میڈیسن. جی یہ تھے صابر شاکر صاحب جو پاکستان کے جرنلسٹ ہیں. خیر آج کل وہ بھاگے ہوئے دوڑے ہوئے اور عمران خان کے بہت زیادہ سپورٹ میں تھے، اور جس وقت عمران خان کی گورنمنٹ ہی انہی دنوں لندن یا امریکہ کہیں نکل چکے ہیں، لیکن بہرحال اس قسم کی ویڈیوز ان کی بھی آتی رہتی ہیں. بات ہم کریں گے جی جو کراچی کے نئے میئر بنے ہیں مرتضیٰ وہاب صاحب کی. مرتضیٰ وہاب صاحب کا کہنا یہ ہے کہ وہ 100 ڈیز میں جو ہے وہ کراچی کو ایک نیا شہر بنا دیں گے، کراچی کو بدل دیں گے. اور دیکھتے ہیں کیونکہ اس طرح کے 100 ڈیز اور اس قسم کی باتیں ہم عمران خان صاحب سے بھی سنتے آئے ہیں، جنہوں نے کئی بار کئی طرح کے دعوے کیے. بہرحال ہم آگے بڑھیں اور ہم آپ کو بتا دیں ریاست مدینہ کے دعوے دار عمران خان صاحب کی جو بیگم ہے، ان کو پنجاب میں شراب کے یعنی صوبہ پنجاب میں شراب کے 650 پرمٹ جاری کرنے پر جو ہے وہ عدالت نے بلایا ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جی انہوں نے شراب کے 650 پرمٹ جو ہیں وہ جاری کیے ہیں. بہرحال ویسی تو کوئی بات نہیں، لوگ پیتے ہیں، پرمٹ دیں یا نہ دیں، لیکن پاکستان میں جو ہے وہ الکوہل جو ہے وہ کس طرح سے استعمال کی جاتی ہے اور کتنی کی جاتی ہے یہ ساری دنیا کو پتہ ہے. اب باقی ہم جو نوٹنکیاں ہم کرتے رہتے ہیں وہ ہماری اپنے ساتھ ہی چل رہی ہیں. بات ہم کریں گے، ابھی آپ لوگوں نے کچھ دن پہلے دیکھا ہوگا کہ ایک جو ہے وہ ہولی منائی جا رہی تھی، ایک فیسٹیول ہولی کا جو بڑا خوبصورت فیسٹیول ہوتا ہے وہ منایا جا رہا تھا، اور اس کے اوپر جو ہے وہ کئی لوگوں نے اعتراضات کیے. بہت سے نے خیر میرے سمیت یہ کہا کہ جی ابھی تو ہولی کوئی ہے ہی نہیں تو پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ کوئی فیسٹیول تھا قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد میں، اور وہاں پر ایک جو ہے ہولی کا بھی ایونٹ رکھا گیا تھا اور کلچرل ایونٹ تھا، تو اس میں یہ بھی دکھایا گیا کہ ہولی بھی منائی جاتی ہے. لوگوں نے بہت انجوائے کیا، جتنے اسٹوڈنٹس تھے اور ایون ٹیچرز نے بھی ہولی کے فنکشن میں حصہ لیا، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی وہاں پر میوزک رہا اور ہولی کھیلی گئی، اور بہت خوبصورت لگا کہ لوگوں نے اس طرح سے جو ہے وہ ہولی منائی اور بہت انجوائے کیا. اس فیسٹیول کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی. لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ جی اب جو نیوز آ رہی ہیں وہ یہ کہ طرح طرح کے جو ہے وہ اعتراضات چل رہے ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جی اس کے اوپر اب پابندی لگا دی گئی ہے، یعنی کہ اسلام آباد کے کسی بھی ایجوکیشنل ادارے میں جو ہے وہ اس قسم کا کوئی ایونٹ نہیں ہو پائے گا. اور جو قائد اعظم یونیورسٹی کے لوگ ہیں، جو ٹیچر ہیں، جو وائس چانسلر اور دوسرے لوگ ہیں، انہوں نے بھی جو ہے آبجیکشن کیا ہے اور کہا کہ ہم بالکل اس چیز کو پروموٹ ہونے نہیں دیں گے. اب کہنا یہ تھا کہ جن لوگوں کو یہ پرابلم لگ رہی ہے اس طرح سے فیسٹیولز منانے میں، ان سب سے میری ریکویسٹ ہے، ان سب کو میری آفر ہے کہ جی آپ مجھے کانٹیکٹ کیجئے، میں آپ لوگوں کا کسی اچھے ہاسپٹل سے آپ کا مینٹل ٹریٹمنٹ اور مینٹل چیک اپ کراتی ہوں کہ آخر آپ لوگوں کے دماغ میں وہ کون سا کیڑا ہے جس کی وجہ سے آپ کو جو ہے وہ فیسٹیول منانے میں پرابلم نظر آتی ہے. باقی تو آپ ہر جگہ دنیا میں جا کر کسی بھی کنٹری میں چلے جائیں، وہاں پر فوراً ہی مسجد بنانا شروع ہو جاتے ہیں، وہاں پر آپ عید اور بقرہ عید اور کیا کچھ اپنے فیسٹیول جو ہیں دوسروں کے سر پہ تھوپ رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں جی ہمیں یہ منانے دیا جائے. اس کے ساتھ آپ چاہے بھارت ہو یا کوئی دوسری کنٹری ہو، وہاں پر جب آپ کے فیسٹیولز آتے ہیں تب بھی آپ بہت شور مچاتے ہیں کہ جی ہمارے اوپر تو بڑا ظلم ہو رہا ہے، جی ہمیں تو ایسے نہیں کرنے دیا، ہمیں تو ویسے نہیں کرنے دیا. لیکن جب کسی اور جگہ کے یا کسی اور لوگوں کے یا کسی اور ریلیجن کے فیسٹیولز منائے جاتے ہیں، جو کہ ہمیشہ سے یہ ہولی، دیوالی اور بسنت ہمیشہ سے پاکستان میں منایا جاتا تھا، لیکن اب یہ کون سے نئے قسم کے جو ہے جراثیم ان لوگوں کے اندر آئے ہیں جو پڑھے لکھے ہونے کے باوجود جو ہے اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں اور اس قسم کی باتیں کر کے یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس کے اوپر جو ہے پابندی لگا دی گئی ہے، جو کہ ایک بڑا افسوسناک واقعہ ہے. اور شاید گورنمنٹ کو اس کے اوپر بات کرنی چاہیے، لیکن گورنمنٹ کیا کرے، کیونکہ گورنمنٹ بھی تو جو بھی گورنمنٹ آتی ہے یا جو بھی اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے وہ بھی تو ریلیجن کا ہی چونا جو ہے وہ پبلک کو بیچ رہی ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ ان کو بھی کچھ دکھائی نہیں دیتا کہ ہر وقت ریلیجن کا چورن جو ہے بیچا جائے. یہی بات ضیاء الحق نے کی، وہی بات بھٹو صاحب نے کی، اور وہی ہم نے نواز شریف اور پھر عمران خان کو بھی یہی کچھ کرتے ہوئے دیکھا. بات اگر ریلیجن کی آ گئی ہے تو چلیں میں آپ کو ایک واقعہ اور سنا دیتی ہوں پاکستان کا، 2 دن پہلے کا ہے. اور جی یہ قاری ہے، قاری یعنی جو قرآن پڑھاتے ہیں،
इस आदमी का नाम है रिजवान और इसने अपने मदरसे में आने वाले एक 8 साल के बच्चे के साथ रेप किया और उसके बाद उसको मदरसे की छत से धक्का देकर नीचे गिरा दिया। वो बच्चा कुछ दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद उस बच्चे की डेथ हो गई। और इस आदमी को ना कोई शर्म है ना कोई गैरत है। इसने अपना जुर्म खुद खुद कबूला है और इसने बताया है कि इसने बिल्कुल इस तरह से उस बच्चे के साथ गलत काम किया और उसके बाद उसको मदरसे की छत से नीचे फेंक दिया। इसकी शक्ल देख लीजिए, ये लाहौर के इलाके रायवड जो कि नवाज शरीफ साहब का इलाका कहलाता है, रायवड ये वहाँ का है और वहीं के मदरसे में ये सब कुछ हुआ है। मैं जितने लोग मुझे देख रहे हैं, चाहे वो किसी भी कंट्री से देख रहे हो, उन सबसे रिक्वेस्ट है अपने बच्चों को इन मौलवियों से दूर रखिए, अपने बच्चों को इन मदरसों से दूर रखिए, अपने बच्चों को इन ये जो कुरान पढ़ाने के बहाने आते हैं लोग कारी और क्या कुछ मौलवी, उनसे दूर रखिए। अगर आप अपने बच्चों की जान बचाना चाहते हैं, आप चाहते हैं आपके बच्चों की जानें ना जाएं, आपके बच्चों को तकलीफ ना हो, तो आपको इन मदरसों से, इन मौलवियों से और इस किस्म के कारी जो आते हैं, इनसे आपको अपने बच्चों को बचाना होगा। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो जैसे उस मासूम 8 साल के बच्चे के साथ हुआ, वो किसी के भी साथ हो सकता है। तो प्लीज अपने बच्चों का खास ख्याल रखिए और उनको इस किस्म के लोगों के हत्थे मत चढ़ने दीजिए। जितना हो सके इन लोगों से बचाइए। इन मदरसों के खिलाफ भी रोड पे निकलिए आप लोग। वैसे तो हर बात के लिए रोड पे निकल आते हैं प्रोटेस्ट करने, इस चीज के लिए क्यों कोई बाहर नहीं आता? बाहर आइए, इन मदरसों को बंद करवाइए, इन मौलवियों को अरेस्ट करवाइए और इनको फांसी पे लटकवाइए। ये ऐसे छोड़ देने या जेल में सिर्फ रहने के काबिल नहीं है। इनको सजा होनी चाहिए, इनको मौत की सजा होनी चाहिए, जिस तरह से ये मासूम बच्चों के साथ करते हैं। और ये कोई नई बात नहीं है, ये हम कई दिनों से, बल्कि कई सालों से हम ये देखते चले आ रहे हैं और इसके ऊपर कोई बात नहीं करता। पता नहीं किस बात से लोग डरते हैं, लेकिन बहरहाल इस तरह के लोगों को जो है वो अरेस्ट करना चाहिए और सजा देनी चाहिए। अब देखते हैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट इसके ऊपर कितना काम करती है और क्या ये आदमी अरेस्ट होगा। अगर अरेस्ट हुआ तो ऐसा तो नहीं होगा कि इसको दोबारा छोड़ दिया जाए किसी दबाव में आके, जो कि अक्सर यहाँ पे जो रिलीजियस पार्टीज हैं वो आ जाती हैं सपोर्ट के लिए। तो इन लोगों को प्रॉपर सजा होनी चाहिए, चौक पे लटका देना चाहिए और साथ साथ इनके मदरसे भी बंद हो जाने चाहिए। मदरसों को लगाइए ताला और उनकी जगह खोलिए स्कूल, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस और लाइब्रेरीज, जहां पर कोई अक्ल की बात पढ़ सकें बच्चे, बजाय इसके कि इस किस्म के हादसे हों और बच्चे अपनी जान से जाएं। यहाँ से हम चलते हैं, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कल का भेजा फ्राई देखना ना भूलिएगा। थैंक यू।